स्पेशली रिफाइनरीज में ऐसे होता है कि वी हैव मल्टी कंपोनेंट्स, a mixture of multi components which we have to separate by distillation by the difference in boiling points. उनको कैसे हमने हैंडल करना है? रिफाइनरी के अलावा भी हमारे पास जाहिर है there can be many occasions where we have more than two components, 3, 4, 5. जैसे crude oil consists of many components. Similarly, multi-component, we from time to time we are faced with the multi-component mixtures on several occasions. उनको कैसे डील करना है, उन पे कैसे हम कंपोजिशन निकालेंगे प्लेट्स की, कैसे डिजाइनिंग करेंगे डिस्टिलेशन कॉलम की, वही सारी चीजें कि हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम रिफ्लक्स रेशो, हाउ टू अप्लाई बैलेंसेस, ये हम आज पढ़ेंगे फॉर मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर्स, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, सबसे पहले इक्विलिब्रियम डाटा। अभी तक हमने ये देखा था कि इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करने के लिए जो इक्विलिब्रियम डाटा था बाइनरी मिक्सचर के लिए तो बड़ा आसान था। या तो आपको अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी कांस्टेंट हो, जैसे बेंजीन और टोलिन के केस में होती है 2.4 या 2.5 अगर हम ले लेते हैं, तो आप इजीली यू कैन ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व बाय टेकिंग एक्स वैल्यूज, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट लिक्विड आप क्या कर लेते थे कि 0.1, 0.2, 0.3, और वो जो अल्फा वाला फार्मूला है, राउट्स लॉ फार्मूला, उसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करते थे, अल्फा की वैल्यू पुट करते थे और वाई निकाल लिया करते थे, राइट? लेकिन अब यहाँ पे मल्टी कंपोनेंट जब आ गए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर दो कंपोनेंट नहीं है, एक को आपने फिक्स कर लिया दूसरे से निकाल लिया, वो ऐसा नहीं हो रहा। तब आप क्या करेंगे, राइट? तो यहाँ पे देखें, विद अ टर्नरी सिस्टम, यानी कि अगर तीन, द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर मोर कॉम्प्लेक्स. For at constant pressure, the mole fraction of two of the components in the liquid phase must be given before the composition of the vapor in equilibrium can be determined. अब इसके ना दो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, कि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम अब कम हो गया है, आपको कम से कम दो तो वैल्यूज चाहिए, ये नहीं कि बस एक को फिक्स करें और दूसरे को कैलकुलेट कर लें विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि for many systems, particularly those consisting of chemically similar substances, the relative volatilities of the components remain constant over a wide range of temperature and composition. अब अगर आप किसी ऐसे मिक्सचर को डील कर रहे हैं जहां पे जो कंपोनेंट्स हैं आपको पता है कि उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उनके जो रिलेटिव वोलेटिलिटीज हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो फिर आप ये कर सकते हैं जो इन्होंने किया। तो फर्स्ट मेथड ये, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन टेबल 11.2 फॉर मिक्सचर्स ऑफ फिनॉल, ऑर्थो एंड मेटाक्रिसॉल्स एंड ज़ाइलिनॉल्स। ये अगर चार कंपोनेंट्स हैं, इनका अगर मिक्सचर आपके पास आ जाता है, अब आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ इनकी रिलेटिव वोलेटिलिटी चेंज नहीं हो रही। ऑर्थोक्रिसॉल को इन्होंने ले लिया रेफरेंस के तौर पर। ये भी आप देखेंगे आगे, हमेशा जब आपके पास मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं तो एक को आप रेफरेंस ले लेंगे, एक के रिलेटिव वोलेटिलिटी को, उसको फिर 1 कर देंगे, और तमाम जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको उसके लिहाज से उसको रेफरेंस बना के फिर आप उनकी रिलेटिव वोलेटिलिटीज लिखेंगे। So at 350 Kelvin or 80 degrees centigrade, the relative volatility of phenol with respect to orthocresol is 1.25. The relative volatility of M-cresol with respect to orthocresol is 0.57. And the relative volatility of xylenols with respect to orthocresol is 0.30. While the relative volatility of orthocresol with respect to orthocresol is 1. ठीक है, तो ये है समझने की। इसीलिए हर टेम्परेचर पे आप देखेंगे ऑर्थोक्रिसॉल की जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो 1 ही रही है, क्योंकि बाकियों की उसी को रेफरेंस बना के हमने कैलकुलेट किया, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात आपके पास मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी रिलेटिव वोलेटिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही होती। अब डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है कि जाहिर है टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। हम स्टार्ट करते हैं 25-30 से, डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, वो 120, 130, 150, 200 तक जा सकता है।
अब अगर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी रिलेटिव वोलेटिलिटी विद इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही, जैसे कि यहाँ पे देखें आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड 1.25 है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी 1.25 है, और 180 पे भी 1.25 है रिलेटिव टू ऑर्थोक्रिसॉल, राइट। अच्छा, एम क्रिसॉल में थोड़ी सी चेंज है, बट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर रेंज ये कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड सिमिलर इज द केस विद ज़ाइलिनॉल्स। तो अगर इस तरह का हो तो हम कांस्टेंट ले सकते हैं। We can take relative volatility as constant। ये तो सिंपली आप 1.25 ले लें, इसकी मेटाक्रिसॉल की आप एवरेज ले लें, तकरीबन 1.62 बन जाएगी, 0.63। एंड ऑल्सो यू कैन टेक द एवरेज फॉर ज़ाइलिनॉल्स एज वेल, 0.36 समथिंग, राइट। तो इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने कंपोनेंट्स का ये देखना होता है कि उनकी जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है रिलेटिव टू द रेफरेंस कंपोनेंट, वो उस टेम्परेचर रेंज के अंदर वेरी कितनी कर रही है। अगर नहीं कर रही, it is considerably constant, then you can easily take its average, उसको आप हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है? अल्टरनेटिव मेथड फॉर हाइड्रोकार्बन्स ये है कि आप इस टेबल को, इस ग्राफ को यूज कर लें। दिस ग्राफ डील्स, अच्छा ये आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। ग्राफ स्मिथ वाली जो बुक थी उसमें था ये कि टेम्परेचर के साथ के की वैल्यूज, राइट, और के की भी आपने सारा ये देखा हुआ है वहां पे कैसे होता है। के क्या चीज है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज एंड द मोल फ्रैक्शन इन द liquid phase. So at different temperatures, here we have different temperatures and here we have different curves for different hydrocarbons. जैसे मीथेन की कर्व है, राइट। अब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे 400 केल्विन पे अगर हमें ये पता चल जाए कि मीथेन की जो लिक्विड कंपोजिशन है वो क्या है, तो हम के की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। के की वैल्यू आ गई तो आप वेपर कंपोजिशन भी निकाल लेंगे। So this is very, very useful when we are dealing with the hydrocarbons. When we are dealing with the hydrocarbons, then what we need is that for a given temperature, we can easily calculate if we have X or Y. If we have X or Y, then we can use this graph at any given temperature. We can calculate the K value and determine the unknown mole fraction, right, in the vapor or the liquid phase. तो ये दो मेथड्स हैं जो कि बड़े यूजफुल हैं, जिनसे हम ये इक्विलिब्रियम डाटा जनरेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम डाटा ले सकते हैं इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करने के लिए। वैसे अब आगे आप जाके देखेंगे कि मैकेब-थियल मेथड अब इसमें यूज नहीं होता। हमने इक्विलिब्रियम मतलब वी विल नॉट बी यूजिंग एनी ग्राफिकल मेथड फॉर मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर्स। We will be using only the Lewis-Sorel method, so the equations become handy। ठीक है, तो अब देखें, अब ये रिसर्च जारी है। आप में से जो लोग रिसर्च माइंड्स रखते हैं आगे जाके मास्टर्स PhD वगैरह, तो देखें, some progress has been made in presenting methods for calculating ternary data from known data for the binary mixtures, though as yet no entirely satisfactory method is available. So it is an ongoing research कि आप बाइनरी डेटा से ही कोई फार्मूला, कोई एम्पिरिकल रिलेशंस वो निकाल के और फिर टर्नरी सिस्टम में भी अप्लाई कर सकें। लेकिन अभी तक ये दो मेथड्स हैं जो कि यूजफुल हैं। नाउ फॉर द फीड एंड प्रोडक्ट कंपोजिशंस, इसमें बेसिकली इन्होंने यही बताया, पूरा जो ये टॉपिक है वो ये है कि आपके पास अभी तक तो आप जब बाइनरी कंपोनेंट्स कर रहे थे तो बड़ा इजी था। क्या था कि XF आपको पता था, XF गिवन होता था। अगर बेंजीन है आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट एंड इट इज इन अ मिक्सचर विद टोलीन, अगर XF पता है बेंजीन का, यानी कि तो टोलीन सिंपली 1 माइनस XF, राइट। XD अगर पता चल गया बेंजीन का तो टोलीन 1 माइनस XD। अगर XW पता चल गया तो 1 माइनस XW। इसी तरह जब आप कंपोजिशंस निकालते थे तो इजीली आपके पास आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर जाहिर है मल्टी कंपोनेंट्स में हमारे पास ज़रा मसला होगा। हमें जो चीज़ें फिक्स होंगी वो वही होंगी। फॉर मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स भी हमारे पास फिक्स वही चीज़ें होंगी। जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स उतनी ज़्यादा एस्टिमेशन लाजमी करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे है कि
This means that some degree of trial and error is unavoidable in calculating the number of plates required for any desired separation. और जितने ज्यादा कंपोनेंट्स उतनी ज्यादा आपको ट्रायल करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये इतना ज्यादा वो नहीं होता, मतलब कि जैसे कुछ में आपने देखा होगा शायद हीट ट्रांसफर में जो एवेपोरेटर के हम करते हैं, या फिर हीट एक्सचेंजर की जो डबल हीट एक्सचेंजर की जो डिजाइनिंग करते हैं, उसमें बाज़ औक़ात ये होता है अगर सही नहीं आ रहा और ज़्यादातर सही नहीं आ रहा है एस्टिमेशन, तो आप दोबारा चले जाते हैं, वापस एक और एस्टिमेशन करते हैं। लेकिन इसमें आपके जो एस्टिमेट्स है ना वो इतना मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो 3 वैल्यूज दी हुई होंगी वो होंगी फॉर द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, राइट, XF, XD और XW। बाकियों का एक तो आपके पास मार्जिन छोटा होगा, जाहिर है आपके पास जो XD होगा वो लेट से जो सबसे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो 0.98 0.95 इस तरह का होगा ना, तो आपके पास मार्जिन कम है बाकी कंपोनेंट्स का, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसके करीब करीब ही आएगा, जो कि हम अभी प्रॉब्लम करेंगे तो आप देख भी सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसमें एस्टिमेशन का ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका गलत भी हो सकता है, तो यू विल हैव टू रीडू ऑल द प्रॉब्लम वंस अगेन। लेकिन यहाँ पे जो कि मल्टी कंपोनेंट्स हैं, यू विल हैव टू मेक सम एस्टिमेशन डेफिनेटली, राइट। सारा डाटा गिवन नहीं होगा। देन वी कम टू द लाइट एंड हैवी की कंपोनेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि मेन जो चीज़ है जाहिर है वो होती है हमारी कैलकुलेशंस, कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है। आगे जाके जो हम मेथड पढ़ेंगे, अंडरवुड मेथड भी पढ़ेंगे, गिलीलैंड मेथड भी, उसमें ये जो लाइट एंड हैवी की कंपोनेंट्स हैं, मिनिमम रिफ्लक्स रेशो की जो एस्टिमेशन है, दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसको जरा समझने की आप कोशिश करें। लेट से हमारे पास फीड में अगर 4 कंपोनेंट्स हैं, A, B, C and D. A is the lightest component and D is the heaviest component, ठीक है। लाइटेस्ट का क्या मतलब है? लाइटेस्ट मींस के A is the most volatile component, right, in the mixture, and D is the least volatile component in the mixture, right. अब आपको पता है जाहिर है A जो है वो टॉप प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा होगा और सबसे पहले निकलेगा, और D being the least volatile component वो बॉटम प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा होगा। इन दोनों की सेपरेशन बड़ी आसान होती है क्योंकि ए और डी में बॉइलिंग पॉइंट का काफी फर्क होगा। इट कैन बी दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। सो ए बीइंग द लाइटेस्ट कंपोनेंट एंड डी बीइंग द हैवीएस्ट कंपोनेंट, दे आर इजीली सेपरेटेड। असल मसला होगा बी और सी का, इनको सेपरेट करने का, राइट। तो इसके लिए ना इसको मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन को डील करने के लिए हम दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, लाइट की कंपोनेंट और हैवी की कंपोनेंट। वो क्या होते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ B is the lightest component appearing in the bottom product. B will be the lightest component क्योंकि A के बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट कम है B का। A का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, मोस्ट वोलेटाइल, फिर B का है, फिर C का है, फिर D का है। तो B is the lightest component appearing in the bottom product, जो लिक्विड प्रोडक्ट है, एंड C is the heaviest component appearing in the top product. तो ये जो है C यानी कि अगर हैवीएस्ट कंपोनेंट है अपेयरिंग इन द टॉप प्रोडक्ट, तो C यहां पर होगा हैवी की कंपोनेंट, और B बीइंग द लाइटेस्ट कंपोनेंट अपेयरिंग इन द बॉटम प्रोडक्ट, B होगा लाइट की कंपोनेंट। सो B इज द लाइटेस्ट कंपोनेंट अपेयरिंग इन द बॉटम्स एंड इट्स टर्म द लाइट की कंपोनेंट, राइट। तो ये हो गया लाइट की कंपोनेंट, and C is the heaviest component appearing in the distillate and is called the heavy key component. The main purpose of the fractionation is the separation of B from C. जैसे कि मैंने कहा कि A और D तो easily separate हो जाएंगे, लेकिन असल काम होगा B और C को separate करना, और ये इसीलिए that's why they are termed as light key and heavy key component. अच्छा, अब ये भी हो सकता था कि टॉप प्रोडक्ट में C होता ही ना, टॉप प्रोडक्ट ओनली कंसिस्ट ऑफ A एंड B। फिर क्या होता कि B इज द हैवीएस्ट कंपोनेंट अपेयरिंग इन द टॉप प्रोडक्ट, राइट, और बॉटम में अगर सिर्फ D और C होता तो C इज द लाइटेस्ट कंपोनेंट अपेयरिंग इन द बॉटम प्रोडक्ट,
तो इसका मतलब ये हो जाता है कि C आपका होता फिर लाइट की कंपोनेंट एंड B हो जाता हैवी की कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल जहन में रखना है एंड नेवर गेट कंफ्यूज, ट्राई टू जस्ट कीप इट इन माइंड ऑल द टाइम कि लाइट की कंपोनेंट कौन सा है और हैवी की कंपोनेंट कौन सा है। और आपके पास जब वैल्यूज आए, जैसे किसी प्रॉब्लम में जब स्टेटमेंट में आपके पास वैल्यूज गिवन हो कि डिस्टिलेट की ये कंपोजिशन है और बॉटम प्रोडक्ट की ये है, तो आप वहां से ये अंदाजा लगा लें कि अगर जो कंपोनेंट सबसे कम टॉप प्रोडक्ट में होगा, सबसे कम, जाहिर है वो होगा हैवीएस्ट कंपोनेंट, वो है आपका हैवी की कंपोनेंट। और जो सबसे कम बॉटम प्रोडक्ट में होगा वो जाहिर है सबसे लाइटेस्ट होगा, दैट विल बी योर लाइट की कंपोनेंट। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है अगेन कि वो लाइटेस्ट और हैवीएस्ट हैं, लेकिन टॉप प्रोडक्ट में हैवीएस्ट जो कंपोनेंट है और बॉटम प्रोडक्ट में लाइटेस्ट कंपोनेंट, उनको हम कहते हैं लाइट की एंड हैवी की कंपोनेंट। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड आ गया होगा। ये थोड़ा सा मतलब कि चीज बस जहन में रखने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों पे बड़ा डिपेंड करता है इनकी आइडेंटिफिकेशन पे कि कैसे आपने मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स को डील करना है। जी, अब नेक्स्ट आ जाता है वही चीज कि कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन सेपरेशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखेंगे कुछ चीजें हम आगे करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन सेपरेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अब यहाँ पे मिकेप थियल मेथड या जो पॉन्चम सेवरेट मेथड है वो अब उनको भूल जाएं। फॉर मल्टी कंपोनेंट सिस्टम वी विल ओनली बी डीलिंग विद द लुईस सॉरल मेथड दैट विल गिव अस द कंपोजिशंस एज वेल एज द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। तो लेबोरियस है, क्योंकि आपने देखा था कि वो मिकेप थियल यही करता है कि इजीली आप ऑपरेटिंग लाइंस ड्रॉ करें और ग्राफिकली सॉल्व कर लें। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमें यही यूज करना पड़ेगा, राइट। So one of the most successful methods for calculating the number of plates necessary for a given separation is due to Lewis and Matheson and is referred to as the Lewis-Sorel method, right? ये पे इन्होंने वही चीज यूज की है। नाउ फॉर मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर्स, लेट्स से हमारे पास अगर ये चार और उससे ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट को किस तरह डिनोट किया हुआ है, ए बी सी डी एंड सो ऑन, और उसके मोल फ्रैक्शंस हैं एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी, ये है मोल फ्रैक्शंस इन द लिक्विड फेज, एंड वाई ए वाई बी वाई सी वाई डी, ये है मोल फ्रैक्शंस इन द वेपर फेज। देन आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं ना कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द वेपर फेज इज इक्वल टू 1, जितने भी कंपोनेंट हैं, ये डी के बाद भी अगर ऑन कोई है। अच्छा, नाउ अगर हम इसको ले लें अभी रेफरेंस के तौर पर, वाई बी को रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं, यानी कि बी कंपोनेंट को, एंड डिवाइडिंग ऑल बाय दिस वाई बी, देन वी हैव दिस इक्वेशन, राइट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई बी। अच्छा, अब ये इक्वेशन आपको पता है कि बराबर होती है इसके, राउट्स लॉ अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें, ये देखें, ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं ना। ये चूंकि हमने इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक, ये थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ चुके हैं राउट्स लॉ में। तो द रेशियो इन द वेपर फेज इज इक्वल टू अल्फा इनटू रेशियो ऑफ द टू कंपोनेंट्स इन द लिक्विड फेज, राइट। ओके, so then these will become equal to this from the Raoult's law, right, is equal to 1 over yb. Now you can sum it all up, summation of alpha into x is equal to xb over yb. अब ये जो xb है, चूंकि ये तमाम में कॉमन है, तो ये राइट हैंड साइड पे चले गया, सो एक्स बी ओवर वाई बी, और आपके पास क्या चीज रह गई, अल्फा इंटू एक्स। ठीक है,
तो यहां पर आपके पास ये जो ए है ना, दैट मीन्स के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, ए हेयर डिनोट्स ऑल द कंपोनेंट्स एंड अल्फा हेयर डिनोट्स के कोई भी दो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है. सो द summing the product of alpha and mole fraction in the liquid phase of all the components is equal to the ratio of xb over yb, right? और इसी तरह से अगर हम yb निकाल लें तो yb उधर चला जाएगा. सो वी हैव द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द वेपर फेज इक्वलिंग xb ओवर दिस, ठीक है, xb ओवर समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड xa. तो ये हमारे पास आ गया फॉर बी कंपोनेंट, और इसी तरह ए सी और डी का भी आ सकता है, ठीक है. अब इसमें हमने यहाँ पे क्यों अल्फा के साथ, एक्चुअली इसमें भी यही है कि एक्स बी इंटू अल्फा ए बी है, लेकिन अल्फा ए बी चूंकि हमने इसको रेफरेंस लिया हुआ है, इस सिस्टम को हमने कहा हुआ है कि भाई बी कंपोनेंट जो है ना वो रेफरेंस है, यानी कि वो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि रेफरेंस जिस कंपोनेंट को लेंगे उसका जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो क्या होगी, 1 होगी. तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय अल्फा नहीं किया, हालांकि फार्मूले में यही है कि मल्टीप्लाई बाय अल्फा जो कि 1 के बराबर होगा फॉर बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. इसी तरह तमाम कंपोनेंट्स किया आ जाएगी. तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई है. इसको हम कैसे यूज करेंगे ये नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे. यहां से आप किसी भी कंपोनेंट की वेपर फेज में कंपोजिशन निकाल सकते हैं. ठीक, फेज में कंपोजिशन यहां से आप निकाल लेंगे. लिक्विड फेज में कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे. Thus, the composition of the vapor is conveniently found from that of the liquid by use of the relative volatilities of the components. अगर relative volatility पता चल जाए और liquid composition पता चल जाए तो easily vapor composition आ सकती है. अब सवाल ये रह गया कि relative volatility जो कि given होगी वो तो आपको literature से देखनी पड़ेगी, और liquid composition वो कैसे आ सकती है.